हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बच्चों वो क्लास 9th का चैप्टर 6 का होने वाला है, जिसका नाम है टिश्यू। देखो बच्चों, आपको पता ही है कि इस चैप्टर में आपको दो प्रकार के टिश्यू पढ़ना होता है। एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमने इसके फर्स्ट पार्ट में डिटेल से कवर किया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एनिमल टिश्यू का। देखो, एनिमल टिश्यू। देखो बच्चों, हमें पता है कि एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी हमारे अंदर 4 प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ होता है बच्चों न्यूरल टिश्यू। ये 4 प्रकार का टिश्यू हमारी बॉडी में पाया जाता है। हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था प्लांट टिश्यू को, और सेकंड पार्ट में कवर किया था बच्चों एपिथेलियल टिश्यू का। कौन सा टिश्यू? एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया था, यानी हमने सेकंड पार्ट में एपिथेलियल टिश्यू को कवर किया है। आज का जो वीडियो बच्चों वो होने वाला है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका एक कंप्लीट वीडियो बनेगा। इन दोनों का वीडियो एक बन जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में इन दोनों को कवर कर लेंगे। आज के पार्ट में हम कनेक्टिव टिश्यू को ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो बच्चों वो कनेक्टिव टिश्यू का होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर का टिश्यू, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। देखो, कनेक्टिव टिश्यू एक एनिमल टिश्यू है जी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू से ये अलग क्यों होता है? जैसे हमने पहले वाला टिश्यू एनिमल टिश्यू कौन सा पढ़ा था? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था बच्चों। तो ये एपिथेलियल टिश्यू से अलग क्यों है? अब देखो, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू दोनों अलग अलग है, तो ये अलग क्यों है इससे? तो इसमें से कौन सी खास बात है? देखो, हमें पता है कि एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सेल से बने। टिश्यू है तो सेल से बना होगा यार तो ये भी सेल से बना है। देखो, टिश्यू बन गया, लेकिन बच्चों आपको पता है कि सेल के बीच में कुछ भरा होता है। यहाँ पे खाली जगह जो भरा होता है इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू के जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और देखो इसके बीच में जो स्पेस होता है लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और टाइडली पैक्ड होता है। क्या होता है? टाइडली पैक्ड होते हैं। टाइडली पैक्ड होते हैं इसके सेल। आई बात समझ में? लेकिन बच्चों कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा नहीं होता। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बच्चों वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत ही दूर दूर सेल होते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ये है बच्चों इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे इंटर सेलुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखो इसका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो बना होता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों, इधर ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग होता है। कैसे? जैसे आपको मैं बता दूं कि ब्लड आपका एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। बोन आपका एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज
आपका कार्टिलेज होता है ना, वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। आप कहोगे सर ब्लड और बोन तो जानते हैं, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जैसे मान लो ये आपको पता है ईयर पिन्ना बोलते हैं इसको, बाहर वाले हिस्से को। ये ईयर पिन्ना होता है ना, ये कार्टिलेज का बना होता है। देखो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा कार्टिलेज का बना होता है। तो देखो बच्चों, मैंने कहा कि अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में जो ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ब्लड के अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। समझे बच्चों? ब्लड के अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। बोन के अंदर ये सॉलिड होता है, सॉलिड। कार्टिलेज में भी सॉलिड होता है। ठीक है, इतना समझ गए? अब देखो बच्चों, अभी ये पूरा नहीं हुआ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सेल्स होते हैं ना बच्चों, ये सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। पहली बात तो ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ये कहाँ से आया? ये सेल से आया है। सेल ने इसको क्या किया है? सीक्रेट किया है। ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो सेल से आई है। आई बात समझ में? इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बेटा कुछ फाइबर्स होते हैं, ऐसे फाइबर, धागे लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे इनको बच्चों फाइबर बोला गया है। क्या बोला गया है? फाइबर। और ये फाइबर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है। दो प्रकार के प्रोटीन का बनता है। किसी में कोलेजन का फाइबर होता है, कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ, और किसी कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन का प्रोटीन का फाइबर होता है, और किसी में इलास्टिन के प्रोटीन का फाइबर होता है। आई बात समझे? फाइबर सभी में मिलेगा, किसको छोड़कर? ब्लड को छोड़कर। अभी क्यों भाई ब्लड में फाइबर क्यों नहीं होता? देखो, जब ये फाइबर आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, तो ये ध्यान सुनो बच्चों, जब ये फाइबर इसमें आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, तो ये कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आई बात समझ में? जैसे ही ये फाइबर इसके अंदर आ जाते हैं तो उस कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ मिल जाती है, इलास्टिसिटी मिल जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो आप ही बताओ, क्या ब्लड इन तीनों में से होता है? स्ट्रेंथ यानी मजबूत होता है? अरे बताओ, ब्लड मजबूत होता है क्या? इलास्टिक होता है, इलास्टिक जिसको ऐसे मोड़ सकते हैं। ब्लड मोड़ने वाली चीज़ थोड़ी है, तो लिक्विड है। तो फ्लेक्सिबल भी नहीं होता। तो ब्लड के अंदर कभी भी फाइबर नहीं पाए जाते। फाइबर किस में पाए जाते हैं? बोन में, कार्टिलेज में, और भी बहुत प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें पाया जाता है। ब्लड में कभी भी फाइबर नहीं पाया जाता। ये फाइबर क्या करता है? इससे कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये था बेसिक कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, ये सेल बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों, बहुत प्रकार के। सेल को नहीं पढ़ना आपके 9th क्लास में, ये सेल का नहीं दे रखा। 11th में आपको पढ़ना है सेल का, 9th में नहीं पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव, सीटी लिख देता हूं, सीटी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, याद रखना है कौन कौन से होते हैं। एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, तीसरा है हमारा टेंडन, फोर्थ है हमारा लिगामेंट, फिफ्थ है बोन, सिक्स है कार्टिलेज, सेवन है ब्लड, और 8 है लिम्फ। ये 8 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू आपकी बुक में दे रखा है। प्रत्येक को डिटेल से पढ़ना है
और फंक्शन और इसका पोजीशन लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, ये सभी इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम दो पढ़ने वाले हैं, कौन सा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों को एक साथ क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि बेटा ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। क्यों आते हैं, ल्यूज में क्यों आते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये इसके सेल है, ये बीच में इसका क्या है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और ये इसका फाइबर है। तो ल्यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके फाइबर बहुत ही ल्यूज होता है, ऐसे बहुत ही कम होता है, मतलब ल्यूज फाइबर होता है, इसलिए ये दोनों ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और बाकी को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझते हैं। तो हम एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू को एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। इसके पोजीशन और इसका लोकेशन देखते हैं, सॉरी फंक्शन देखते हैं, ठीक है। एक साथ लिख देता हूं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरी साइड हो जाएगा अपना एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है। देखो याद रखना, देखो आपको आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो सेकंड वीडियो जाके देखिए। देखो सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्या अपना एपिथेलियल टिश्यू, कोई सा भी ले लो एपिथेलियल टिश्यू। कितने प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू बताए थे मैंने, 4 प्रकार के, स्क्वेमस, कोलुमनर, क्यूबोइडल और सीलिएटेड। कोई सा भी एपिथेलियम हो, सभी एपिथेलियम के नीचे ये एपिथेलियल टिश्यू है। अब बताओ कौन सा एपिथेलियल टिश्यू लिया मैंने, कोलुमनर लिया है। तो बच्चों इसके नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इधर लिख देता हूं, ठीक है। और ये मैंने बताया था उसमें सेकंड पार्ट में कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। ये किसकी लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। सभी एपिथेलियम, चाहे वो कोई सा हो, चाहे वो कोलुमनर हो, देखो मैंने कोलुमनर का एग्जांपल लिया है, चाहे वो क्यूबोइडल हो ऐसे क्यूब शेप के ऐसे, चाहे वो स्क्वेमस हो ऐसे, चाहे वो सीलिएटेड हो ऐसे, ऊपर हेयर लग जाता है सीलिएटेड हो जाता है। कोई सा भी एपिथेलियम हो उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। क्योंकि आपको पता है ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर क्यों होती है, ये भी मैं बता दिया था। देखो ये जो अपना एपिथेलियल टिश्यू है, अब मैंने कौन सा है, कोलुमनर, कोई सा भी हो, सभी एपिथेलियम के पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, और ब्लड वेसल्स नहीं है तो इसको ये जिंदा कैसा रहेगा, सभी को जिंदा रहना है तो ब्लड तो चाहिए ना, ब्लड में होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन देता है, ये देता है, क्योंकि ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है इसके पास होती है ब्लड वेसल्स, यहाँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन ट्रांसफर होकर इसके पास आता है बात समझ में। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है बच्चों, जो एपिथेलियम टिश्यू के नीचे पाई जाती है, इसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू। पहला फंक्शन का है, पोजीशन बताओ कहाँ पे है, ये है बिलो द एपिथेलियम टिश्यू। मैंने कहा ना कोई सा भी एपिथेलियम हो, चाहे वो कोलुमनर हो, चाहे वो क्यूबोइडल हो, चाहे वो स्क्वेमस हो, चाहे वो सीलिएटेड हो, सभी एपिथेलियम टिश्यू के नीचे पाया जाता है, बिलो द एपिथेलियम टिश्यू। पहला पोजीशन समझ गए। दूसरा देखो बच्चों, स्किन का देखो, स्किन, आपको स्किन के पता है, स्किन के बारे में देखो, नहीं पता तो देखो, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली स्किन के ऊपर बच्चों ऐसे एपिथेलियम टिश्यू की लेयर होती है, ऐसे 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 होती है स्किन, ये समझ में आएगा। और लास्ट में बच्चों ऐसे एक स्क्वेमस एपिथेलियम की एक लेयर पाई जाती है ऐसे, ये आपकी स्किन, इसको बोलते हैं ऊपर वाली को एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिडर्मिस। किसकी बनी है, देखो ये बनी है एपिथेलियम टिश्यू की,
ये कौन सा एपिथेलियम टिश्यू भाई? ये है, मैंने बताया था सेकंड पार्ट में, ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, देखो है तो एपिथेलियम का ये पूरी स्किन है, लेकिन ऊपर ही ऊपर क्या होता है स्क्वेमस, और नीचे दूसरा होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ये वाली। ये कनेक्टिव टिश्यू बनी होती है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसके नीचे एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है यहाँ पे, ये वाली, ये बनी होती है बच्चों एडिपोज प्लस एरियोलर, दोनों की बनी होती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू दोनों की बनी होती है। अब बताओ कहाँ पे मिलता है एरियोलर? और ये मिलता है दूसरा, देखो दूसरा, एक तो पता चल गया कि ये एपिथेलियम टिश्यू के नीचे मिलता है, और एक मिलता है स्किन के नीचे, ये रही स्किन तुम्हारी, और इसके नीचे मिलता है। तो ये हो गया बिलो द स्किन। कहाँ पे मिलता है बच्चों? बिलो द स्किन। आई बात समझने? और कहाँ मिलता है एरियोलर टिश्यू? देखो ये बेटा पैकेजिंग में हेल्प करता है, पैकेजिंग करता है। किसकी पैकेजिंग करता है बच्चों? ये करता है ऑर्गन की, ब्लड वेसल्स, और किसकी करता है? और ये करता है नर्व की पैकेजिंग करता है। अरे ये बताओ आपका जो ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, कोई सा भी ऑर्गन है, वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम ऐसे खुला पड़ा हुआ है, खुला तो नहीं पड़ा हुआ। जैसे मैं बात करता हूँ हार्ट की, ये हार्ट है, हार्ट ऐसा तो नहीं होता, लेकिन समझ लो एक बार, ये हार्ट, आप खेलने गए है ना, खेलने गए तो आप खेलते खेलते तुम्हारा हार्ट पेट में आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि हार्ट के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ऐसे इसको पैकेज करता है, ठीक है, ऐसे चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ऐसे ऑर्गन को पैकेज करने का काम इससे का ही होता है, एरियोलर टिश्यू। तो ये चारों तरफ कौन सा टिश्यू है? एरियोलर टिश्यू। आपकी ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स है, ऐसे ओपन तो खुली तो नहीं है ना। जैसे मान लो ब्लड वेसल्स है, आपने ऐसे ऐसे नाच रहे डांस करे तो यहाँ से ब्लड वेसल्स इधर आ गई, गले में अटक गई, ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके चारों तरफ भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो इसको पैक करती है ऐसे, ठीक है, सॉरी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। इसी प्रकार नर्व की होती है। आई बात समझ में? ये है बच्चों इसका फंक्शन और पोजीशन। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए। ये एपिथेलियम टिश्यू नीचे पाया जाता है, स्किन के नीचे पाया जाता है, और पैकेजिंग में हेल्प करता है। किसको पैकेजिंग करता है? ये ऑर्गन को पैकेज करता है, ब्लड वेसल्स को पैकेज करता है, नर्व को पैकेज करता है। ये इसका फंक्शन है। चलो इधर आ जाओ, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में आ जाओ। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा, ये मिलता है तुमको ये भी यही मिलता है बिलो द स्किन। कहाँ मिलता है बच्चों? बिलो द स्किन। और बताओ कहाँ मिलता है ये बेटा फैट स्टोर करता है, स्टोरेज फैट। आई बात समझे? ये फैट स्टोर करता है। जहाँ जहाँ पे फैट स्टोर रहता है, जैसे आपने देखिए कि मोटे मोटे आदमी जिनके पेट इतना आया हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे गले पे जो फैट यानी चर्बी होती है, वो उस फैट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सारा फैट है बच्चों, वो कहाँ पे स्टोर रहता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। कहाँ पे? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। तो आप बताओ फैट कहाँ स्टोर हो सकता है? अपना बटक में फैट स्टोर हो सकता है, थाई होती है ना थाई, वहाँ पे फैट स्टोर हो सकता है, ब्रिस्ट में फैट स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे फैट स्टोर हो सकता है वहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोर करता है। आई बात समझ में? तीसरा इसका जो फंक्शन है, तीसरा ये इंसुलेटर में हेल्प करता है। इंसुलेटर का मतलब होता है जो अपने में से हीट को पास ना होने दे, उसको कहते हैं इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर में कैसे हेल्प करता है? देखो, जब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है तो बॉडी के द्वारा जो हीट निकलती है ना, वो हीट बाहर नहीं निकलने देता। ये वाला एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हीट को बाहर नहीं निकलने देता। आपको पता है कि कोई भी ह्यूमन है, कोई भी हो, उसकी बॉडी से हीट निकलता है और वो हीट बाहर निकल जाए तो उसको ठंडा महसूस होता है, लेकिन वो हीट बाहर ना निकले तो उसको कैसा महसूस होता है? गर्म महसूस होता है, गर्मी लगती है उसको। तो गर्मी इसी वजह से लगती है क्योंकि उसके अंदर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो गया है, और बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होने की वजह से
ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, बॉडी के द्वारा बनाया गया हीट बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा तो उसको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। देख लेना जो मोटे लोग होते हैं ना उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, वो इसी वजह से लगती है क्योंकि इंसुलेटर। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की वजह से फैट स्टोर होता है, जो भी आप खाना खाते हो, जो भी फैट खाते हो, वो फैट सारा का सारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो जाता है। आई बात समझे, ये इसका फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे टेंडन और लिगामेंट, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन और लिगामेंट। देखो पहला पढ़ लेते हैं टेंडन और इधर पढ़ लेते हैं लिगामेंट। तो देखो ये कहां पाए जाते हैं, इसका फंक्शन क्या। टेंडन बच्चों मसल को बोन से जोड़ने वाली, मसल को बोन से जोड़ने वाली जो कनेक्टिव टिश्यू है वो टेंडन है, और बोन को बोन से जोड़ने वाला, अरे बताओ जहां पे जॉइंट होता है, जहां पे जॉइंट होता है मसल के बीच में, सॉरी बोन में, तो वहां पे कुछ ना ये जुड़ा तो होगा ना, कैसे न किसी न किसी वजह से, फेविक्विक से थोड़ी जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो ये हड्डी है, एक ही हड्डी है, तो इन दोनों के बीच में जॉइंट तो होता ही है। तो ये जॉइंट में कौन सा, दो हड्डियों के बीच में जो ये दोनों हड्डियां किसकी वजह से जुड़ी रहती है, लिगामेंट की वजह से। अभी समझते देखो जो, जैसे मान लो ये अपना हाथ है, अभी बताता हूँ, देखो ये आपका हाथ है, आप कहोगे ये कौन सा हाथ है, ठीक है, यहां पे बीच में एक हड्डी होती है, बताओ रे नाम, हुमेरस बोलते हैं, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, हुमेरस बोलते हैं। यहाँ पे एक हड्डी और होती है, एक नहीं होती, दो होती है, रेडियस उल्ना बोलते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मसल्स होती है, मसल्स ऐसे मसल्स होती है जिसको बोलते हैं बाइसेप। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइसेप बोलते हैं। अब ये अपना हाथ ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि इस मसल के साथ और इस हड्डी के साथ ऐसे थोड़ा, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो इस मसल के साथ और इस बोन के साथ ऐसे कुछ जुड़ा रहता है ऐसे। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इसको खींचेगा, इसको जैसे इसको खींचेगा तो अपना हाथ ऊपर उठ जाता है ऐसे ऐसे। तो ये मसल को बोन से कनेक्ट वाली को टेंडन बोलते हैं, और ये किसकी बनी होती है, मस्की कनेक्टिव टिश्यू, इसकी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये तो हो गया मसल को बोन से कनेक्ट करने वाली। यहाँ पे देखो अपनी अंगुलियां ऐसे कर पाते हो क्योंकि मसल को बोन से कनेक्ट करने वाली टेंडन होती है। आई बात समझ में। अब देखो ये दोनों हड्डियां से फ्री थोड़ी पड़ी रहेगी। यहाँ पे बच्चों बोन को बोन से, ये रही बोन, बोन को बोन से कनेक्ट वाली कौन सी होती है, लिगामेंट होते हैं। ये दोनों बोन आपस में जुड़ी रहती है लिगामेंट के द्वारा। आ गई बात समझ में। जहाँ पे भी दो बोन जॉइंट होता है वहाँ पे लिगामेंट होता है। आई बात समझ में। इसके बाद में पढ़ेंगे बोन। अगला आता है बच्चों अपना 5 नंबर का बोन। बोन को समझो। ये बच्चों बोन होती है, ऐसे ही होती है बोन। यहां से यहां तक को बच्चों डायफाइसिस बोलते हैं, डायफाइसिस। और इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस नाम याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बीच में बेटा एक होलो होता है, इसको बोलते हैं होलो। आपको पता है फ्री स्पेस को कैविटी बोलते हैं, तो ये भी कैविटी है। ये कौन सी कैविटी है, मिडलरी कैविटी, ठीक है, मिडलरी कैविटी है। यहां पे बेटा एपीफाइसिस में कुछ भरा रहता है ऐसे। ये रेड दूसरा कलर का बना देते हैं। एपीफाइसिस में बच्चों कुछ भरा रहता है ऐसे, इसको बोलते हैं बच्चों रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो बोलते हैं। अब ये रेड बोन मैरो का काम क्या है,
आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कौन करता है? यहीं पे ये करता है एपिफाइसिस, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन यहीं पे होता है एपिफाइसिस में। ठीक है, आपको नहीं पता था, आज पता चल गया। इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। और इसके अंदर बच्चों, ये इसके अंदर भी कुछ भरा रहता है, इस मिडिलरी कैविटी के अंदर भी कुछ भरा रहता है, जिसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो बोलते हैं। और ये येलो बोन मैरो किसका बना होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब समझो, जो कार्निवोर्स होते हैं, मांस खाने वाले, जो ये खाएंगे ना तो उसकी वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू खा रहे हैं, और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू खाओगे तो ये फैट स्टोर होता है, उतने ज़्यादा मोटे हो जाओगे। आई बात समझ में? ये है अपना एक सिंपल बोन का स्ट्रक्चर। और देखो बच्चों, इसके अंदर भी सेल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर बच्चों सेल के साथ सेल भी होते हैं, फाइबर भी होते हैं, और साथ में क्या होता है, मैट्रिक्स भी होता है। लेकिन मैट्रिक्स के साथ ये इतना हार्ड होता है क्योंकि इसमें सोल्ट पाया जाता है। कौन सा सोल्ट? कैल्शियम सोल्ट। कैल्शियम सोल्ट होता है। कौन सा कैल्शियम सोल्ट? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। शायद मीनिंग ये है, कैल्शियम फॉस्फेट ये होता है, शायद मेरे हिसाब से ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें बच्चों कैल्शियम सॉल्ट, देखो कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट होने की वजह से ये हड्डी आपकी क्या होती है? बहुत ही मजबूत होती है। ठीक है, बनी होती है किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। आई बात समझ में? समझ गए होंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। 6 वाला हम पढ़ेंगे बच्चों, कार्टिलेज। 6 वाला हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है बच्चों? ये भी बोन की तरह होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम सोल्ट नहीं होता। कैल्शियम सोल्ट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता। तो ये क्या होती है? नरम हड्डी होती है, जैसे ये वाली बताया था ना। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है बताओ? देखा, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी ईयर पिन्ना, यहाँ पे पाई जाती है। देखो ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना। और कहाँ पाई जाती है? नोज की टिप पर, ये वाली देखो, कितना मोड़ सकते हो ना आप। ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। इसको टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज हो गया। और बताओ कहाँ पाई जाती है? ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैरिंग्स बच्चों। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। और बताओ कहाँ पाई जाती है? कोस्टल एरिया। कोस्टल मतलब आपकी जो ट्रेकिया होती है, ऐसे ट्रेकिया, विंड पाइप, इसको विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप के अंदर बच्चों यहाँ पे सी शेप की ऐसे मसल्स लगी रहती है, ऐसे ऐसे सी शेप की। ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव कार्टिलेज की बनी होती है। तो कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। और बताओ कहाँ पाई जाती है? और बच्चों आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, ऐसे जॉइंट, इसको ऐसे होती है, ऐसा, इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इसके अंदर कुछ भरा रहता है। इस बार वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ऐसा ना। इसके अंदर कुछ भरा रहता है जिसको बोलता है स्पाइनल कॉर्ड। और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में बच्चों ये खाली जगह दिख रही है ना, ये वाली, ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज, ये रहा, ठीक है, ये कार्टिलेज है। और बताओ कहाँ पाई जाती है? और तो इतना ही याद आ रहा है, कार्टिलेज हो गया, बस इतना ही। और भी पाया जाता है बेटा, इतना ही याद आ रहा है, ठीक है, समझ गए। 7वां हम पढ़ेंगे हम ब्लड। 7वां, सेकेंड लास्ट है हमारा ब्लड। यहाँ पे लिख देता हूँ
ब्लड और अलग कार्टिलेज, ब्लड और अलग कनेक्टिव टिश्यू में क्या अंतर होता है बच्चों? क्योंकि ब्लड के अंदर कभी भी फाइबर नहीं पाया जाता। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है, उसमें बाकी में सॉलिड था, इसमें लिक्विड है। ब्लड के बच्चों दो पार्ट होते हैं, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। ठीक है, दो पार्ट होते हैं ब्लड के, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आता है बच्चों आरबीसी, सॉलिड पार्ट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, और लिक्विड पार्ट में आता है बच्चों प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा, जो येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है। ये आपके ब्लड का 45% भाग को कवर करता है। सॉलिड पार्ट आपके ब्लड में 45% होता है, लिक्विड पार्ट होता है बच्चों वो 55% होता है। अब बताओ कौन सा पार्ट ज़्यादा है? प्लाज्मा वाला पार्ट ज़्यादा है 55%, और जबकि उसमें 45% क्या होता है? सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों को मिलाकर कितना परसेंट होता है? 45%। अब देखो बच्चों, प्लाज्मा की बात करें तो आपका प्लाज्मा पूरा का लगभग पानी का बना होता है। इसमें 90 से लेकर 92% क्या होता है बच्चों? वाटर होता है। अब बताओ, प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है पूरा। लगभग 7% इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है प्रोटीन, 7% होता है प्रोटीन। 3 प्रकार का प्रोटीन इसमें पाया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है, अब इस प्रोटीन का नाम याद रख लेना, एक होता है बच्चों एल्ब्यूमिन। ठीक है, पहला कौन सा? एल्ब्यूमिन। दूसरा फाइब्रिनोजीन, और तीसरा हो गया ग्लोब्यूलिन। 7% बच्चों इसमें प्रोटीन होता है। और कौन कौन से 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें मिलता है? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजीन और ग्लोब्यूलिन। और बाकी जो बच्चा 0.9% बच्चों इसमें अदर सोल्ट होता है। ये है प्लाज्मा की बात। ठीक है, दोबारा से करें। ब्लड के बच्चों 2 पार्ट होते हैं, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट आपका ब्लड का 45% भाग को कवर करता है, लिक्विड पार्ट 55% भाग को कवर करता है। सॉलिड पार्ट में बच्चों 3 सेल्स आते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जबकि लिक्विड पार्ट में आता है प्लाज्मा, जो येलो कलर का होता है। आप कहोगे सर हमें येलो कलर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जब येलो कलर इसकी वजह से नहीं दिखाई देता, आरबीसी की वजह से। अगर आरबीसी को निकाल दिया जाए तो आपको पूरा ब्लड येलो दिखाई देगा। आई बात समझे? 90 से लेकर 92 आपका जो प्लाज्मा है वो वाटर का बना हुआ है। 7% उसमें प्रोटीन होता है। 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें मिलता है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजीन और ग्लोब्यूलिन। और बाकी जो 0.9% इसमें अदर सोल्ट होता है। आई बात समझे? देखो बच्चों, ये तो हो गया हमारा पूरा। इधर करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रेड ब्लड सेल। इसको हमारी लैंग्वेज में तो रेड ब्लड सेल कहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम में इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। देखो बच्चों, आपने देखा होगा जो आरबीसी का कलर होता है वो रेड होता है। किसकी वजह से? याद रखना, ये हमेशा हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है पिगमेंट रेड होता है। रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या बच्चों? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या काम होता है बच्चों? ऑक्सीजन को कैरी करना। कैसे? देखो बच्चों, आपने पता है कि ये लंग्स है, ये क्या बच्चों? ट्रेकिया, विंड पाइप। और ये विंड पाइप दोनों 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इधर जाती है, एक इधर जाती है। ये आगे टूटती जाती है, मैंने बताया था सेकंड पार्ट में, ऐसे टूटती जाती है, लास्ट में ऐसे टूटती जाती है ऐसे, और लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आती है, ऐसी स्ट्रक्चर आती है जिसको एल्वुलाई बोलते हैं। ऐसे करते 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 ऑक्सीजन इधर आ जाएगी एल्वुलाई में, ऑक्सीजन आ गई इधर, और ये होती है इसके ब्लड वेसल्स चारों तरफ। अब ऑक्सीजन यहाँ से एल्वुलाई से होकर ब्लड वेसल्स में आनी चाहिए। आ गई वो ऑक्सीजन, मान लो डिफ्यूजन से आ गई, पता है डिफ्यूजन से आ गई। अब ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा?
हीमोग्लोबिन लेके जाता है सेल के पास, ब्लड के अंदर लेके तो ब्लड जाता है, लेकिन ब्लड में कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसको ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। आई बात समझ में? और बस यही है इसका फंक्शन, हो गया। WBC करते हैं, WBC दूसरा है WBC। WBC का फुल फॉर्म हो गया व्हाइट ब्लड सेल। इसका काम क्या है बेटा? इसको हम हमारे बॉडी का सोल्जर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्जर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे मान लो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो भी चला गया, जो डिजीज कोज करने वाले बैक्टीरिया, वायरस है ना, तो उनको ये इनगल्फ करता है। इनगल्फ मतलब निकल जाता है। जैसे मान लो ये बेटा मोटाइल होता है, आपको बता दूं मोटाइल मतलब ये चल सकता है, ऐसे चल चल के एक, तो ये बेटा चल सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया इसको दिख गया तो ये इसकी तरफ जाएगा, यहाँ पे आगे मान लो इसको निगल गया, ऐसे निगल कर इसको डाइजेस्ट कर दिया, मार दिया मतलब डाइजेस्ट कर दिया मतलब मार दिया। तो ये WBC ऐसे हमारे सोल्जर होते हैं जो हमारे दुश्मनों को मारते हैं। आई बात समझ में? तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है और हमारी बॉडी के सोल्जर कहलाते हैं। WBC नहीं होते ना तो हमारी कभी भी डेथ हो जाती। इसके बाद में आता है बच्चों प्लेटलेट्स। ऐसे ही बता देता हूँ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है बच्चों ये वाला प्लेटलेट्स, इसका काम होता है बच्चों ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। किसमें? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। कैसे? क्लोटिंग का मतलब होता है जमाना। देखो कैसे? जैसे मान लो किसी को चोट लग गई तो उसके अगर उसकी बॉडी में अगर उस ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होगा ना तो उसका ब्लड कभी रुकेगा नहीं, कंटिन्यू बहता रहेगा और पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने देखा किसी के चोट लगने के बाद में थोड़ी देर बाद में अपने आप ही ब्लड रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? वो प्लेटलेट्स की वजह से। किसकी वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लोट कर देता है, जमा देता है, जिससे क्या होगा? वो ब्लड रुक जाता है। आई बात समझ में? तो तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। और ये हमारा ब्लड हो गया बच्चों। ब्लड के बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा आता है? लिम्फ। लिम्फ पढ़ते हैं। देखो लिम्फ क्या होता है? देखो बच्चों लिम्फ पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखो ये सेल है, ये सेल नहीं है, टिश्यू है। टिश्यू बनाते हैं बच्चों, सेल नहीं बनाते। जैसे मान लो बच्चों ये एक टिश्यू है, ठीक है, और कोई भी टिश्यू है और ये इसके पास सेल है। ऐसा टिश्यू सेल से बना हुआ है, सबको पता है ये बातें, ये सेल से बना हुआ है, तो ये सेल है। अब इस सेल को जिंदा रहना है तो मैंने बताया था एटीपी चाहिए। कितनी बार बता दिया मैंने ये बात? एटीपी चाहिए। एटीपी कहाँ से आती है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होता है तब वो एटीपी आती है, ठीक है, और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है CO2। ये बातें सबको पता होनी चाहिए। जब सेल के अंदर ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की वजह से तो एटीपी निकलती है और वेस्ट गैस CO2 निकलती है, समझ गए? अब इसको एटीपी यानी एनर्जी चाहिए। एटीपी क्या बच्चों? एक एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट फुल फॉर्म है इसका। इसको करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ये चाहिए प्रत्येक सेल को जिंदा रहना है। तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की वजह से तभी एटीपी निकल सकती है। तो ग्लूकोज आनी चाहिए और ऑक्सीजन आनी चाहिए। तो बता दूं ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमेशा ब्लड में ही होती है। कैसे? जैसे मान लो ये विंड पाइप है, ये क्या है बच्चों? विंड पाइप आगे जाके दो भागों में टूट जाती है, ब्रोंकाई कहते हैं। ये लंग्स में जाती है ऐसे, और लंग्स में मैंने बताया था लास्ट में भी जस्ट बताया है कि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये टूट जाती है, ऐसे आगे टूटती जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे टूटती जाती है, और लास्ट में इसके एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको एल्वोलाई बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ब्लड वेसल है, सपोज करो ब्लड वेसल तो यहीं पे होती है, इसके चारों तरफ गुच्छा बना के रहती है। अब ऑक्सीजन ब्लड में आ गई ऐसे डिफ्यूजन की मेथड से, ऑक्सीजन आ गई ब्लड में, कहाँ से आई? इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्लड में आ गई, ठीक है। और ग्लूकोज कहाँ से आती है? ग्लूकोज देखो बच्चों, हम खाना खाते हैं, स्टोमक में जाता है, स्टोमक से इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज यहाँ पे आ जाती है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों? इस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन आ गई और डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या आ गई बच्चों?
ग्लूकोज आ गई, समझिए। लेकिन ये मैं बताना नहीं चाहता था, मैं तो कुछ और ही बताना चाहता हूँ। देखो फिर ये ब्लड वेसल्स है जो इसके अंदर जाएगी। इसके अंदर बच्चों क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, दोनों है, ग्लूकोज भी है ऑक्सीजन भी है, और ये दोनों ही चाहिए प्रत्येक सेल को। लेकिन बच्चों ये जो आ रही है ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर, ये बच्चों आर्टरी है। क्या है, आर्टरी। और आर्टरी आपको बताया था मैंने, बहुत मोटी होती है, जैसे मैंने बताया था ना सेकंड पार्ट में बताया था। आर्टरी के ऊपर की तरफ स्क्वेमस एपिथेलियम का टिश्यू का बना होता है, ऐसे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इसके अंदर भी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, और इसके बीच में ऐसे मसल्स होती है, ऐसे मसल्स होती है ऐसे। तो ये यहाँ बच्चों ये इतनी मोटी होती है कि ऑक्सीजन यहाँ से और ग्लूकोज नहीं निकल सकती डिफ्यूजन से नहीं निकल सकती। तो अगर इसको निकालना है, जैसे मान लो ये अंदर चली गई, तो ये कैसे निकलेगी? सेल तो है, सेल के पास पैर तो होता नहीं है कि वो चल कर इसके अंदर घुस कर वो ग्लूकोज लेके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो बच्चों इसको बारीक होना पड़ेगा, अंदर जाकर क्या होना पड़ेगा, बारीक होना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी कैपिलरी में टूट जाती है, ऐसे अंदर जाकर ऐसे छोटी छोटी कैपिलरी में टूट जाती है। ये बेटा मैं लिम्फ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। लिम्फ ऐसे छोटी छोटी कैपिलरी में टूट जाती है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी कैपिलरी में टूट जाती है। अब ये कैपिलरी किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होती है बच्चों, ग्लूकोज होती है और ऑक्सीजन होती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ से आराम से निकल जाएगी, और साथ में कुछ मटेरियल प्लाज्मा भी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? प्लाज्मा भी निकल जाता है कुछ, ठीक है। तो प्लाज्मा यहाँ से निकल कर, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा बेटा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ गया प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। तो यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज कर लेगा ये कौन? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज कर लेगा ये सेल। और साथ में अभी मैंने बताया ना, ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन के वजह में तो एटीपी निकालता है एनर्जी, और साथ में CO2 निकालता है। तो CO2 तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो CO2 वापस इसमें आ जाती है, इसमें ब्लड वेसल्स में CO2 वाली हो गई है। पहले कौन सी थी? ऑक्सीजन वाली, अब CO2 वाली हो गई है। और बच्चों ये जो निकला ना, ये प्लाज्मा है ना, लिक्विड पार्ट कुछ निकल गया, इस लिक्विड पार्ट के साथ कुछ प्रोटीन भी निकल जाता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन बच्चों, प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट, ये वापस नहीं जा पाता, और CO2 तो चली जाती है, लेकिन ये वाला वापस नहीं जा पाता, कुछ भाग यहाँ पे छूट जाता है। अब इसी भाग को बच्चों लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। जो ब्लड से निकला था, लेकिन वो वापस उस ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाया, कुछ भाग चला जाता है और कुछ भाग छूट जाता है, तो जो नहीं जा पाया उसको लिम्फ कह देते हैं। अब इसके लिए बच्चों कुछ अलग वेसल्स होती है, यहाँ पे कुछ अलग वेसल्स होती है, यहाँ पे अलग वेसल्स होती है ऐसे। अब ये जो छूटा हुआ भाग इस वेसल्स में जाएगा, यहाँ पे, इसको बोलते हैं बच्चों लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल। इसको बच्चों क्या नहीं बोलेंगे, इसको ब्लड वेसल्स नहीं बोलेंगे, लिम्फ वेसल बोलेंगे। आई बात समझे? और फिर ये आगे जाके वापस सभी एक जगह जुड़ जाती है, जिस प्रकार ये टूटी थी उसी प्रकार जुड़ जाती है, ऐसे और एक बन जाती है। इसके अंदर कौन क्या जा रहा है बच्चों? CO2 लेके जा रहे हैं, तो इसको वैक्स बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा लिम्फ कंप्लीट हुआ है, यानी हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।